तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलर फॉर चैनल पे। तो एक रेसलर के लिए उसका गिमिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उस रेसलर का गिमिक ऐसा है कि वो फैंस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फैंस भी उसे कभी पसंद नहीं करते हैं। और WWE के अंदर ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी रहे हैं, जैसे कि अंडरटेकर, जॉन सीना, हल्क होगन और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। बट WWE ने कई बार ऐसा भी करा है कि उन्होंने किसी और सुपरस्टार के गिमिक को चुरा कर रिसाइकल करके एक नए सुपरस्टार के ऊपर भी चिपकाया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 रेसलिंग गिमिक्स के बारे में जो कि आप लोगों ने देखे भी होंगे और आप लोगों ने अच्छे से जानते भी होंगे, बट आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो रेसलिंग गिमिक्स एक्चुअली में कॉपीड कर रखे थे किसी और से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है और रेसलिंग कंटेंट अगर आप लोगों को इस चैनल पे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है और कहीं नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करना। तो नंबर 10 पे आते हैं अपने कैरेबियन कूल कार्लिटो, जिनको आप लोग मंडे नाइट रॉ पे जजमेंट डे के साथ बहुत ज्यादा देखते होंगे। तो कार्लिटो का जो ये कूल वाला कैरेक्टर है जिसमें वो कहते हैं आई स्पिट इन द फेस ऑफ द पीपल हु वर नॉट द कूल, जिसमें वो अपनी प्यूर्तो रिको वाली एसेंट दिखाते हैं और वो अपने साथ एक एप्पल भी रखते हैं, उसे वो खाते हैं और जो भी बंदा उन्हें कूल नहीं लगता उसके मुंह पर उसे थूक देते हैं। अब WWE के लेजेंड स्कॉट हॉल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेस्ट इन पीस टू स्कॉट हॉल, जिन्होंने रेजर रमोन का कैरेक्टर अपने अर्ली WWE करियर के अंदर पोर्ट्रे करा था। और अगर आप लोग इन दोनों के WWE के विनियट्स को भी कंपेयर करोगे तो आप लोग आराम से देख करके कह सकते हो कि कार्लिटो का जो गिमिक है वो रेजर रमोन से कॉपी कर रखा है, क्योंकि रेजर रमोन का गिमिक था वो बिल्कुल सेम था ऐसे कार्लिटो जैसा कूल वाला कैरेक्टर जिसे कहते हैं। बस फर्क ये रह गया कि कार्लिटो स्कॉट हॉल की तरह फेमस नहीं हो पाए, या कहो कि WWE ने उन्हें कभी इतना पुश नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ाया उन्हें कभी इतना। बट यार कार्लिटो के इस गिमिक को सब लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करा और कार्लिटो ने इस कैरेक्टर को इतना अच्छे से पोर्ट्रे करा कि लोगों को कभी भनक भी नहीं लगी कि उन्होंने इस गिमिक को कॉपी कर रखा है रेजर रमोन जैसे एक लेजेंड से। और इसी के साथ नंबर 9 पे आती है अमेरिकन अल्फा। अब अमेरिकन अल्फा कुछ सालों पहले एक टीम होती थी जिसमें जेसन जॉर्डन और चैड गेबल होते थे, और ये टीम अपनी क्लीन मैट रेसलिंग या कहो एमेच्योर रेसलिंग बैकग्राउंड के लिए ज्यादा जानी जाती थी और ये फैंस में भी बहुत पॉपुलर थी। बट अगर आप लोग अभी से 20-21 साल पहले की WWE को देखोगे तो उसमें भी एक टीम थी जिसका नाम था द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टैग टीम, जो कि कर्ट एंगल के साथ अलायंस में थी। और इस टीम में थे शेल्टन बेंजामिन और चार्ली हास, जिनका बिल्कुल सेम गिमिक था और ये भी अपने इन रिंग स्किल्स और एमेच्योर रेसलिंग बैकग्राउंड के लिए बहुत फेमस थे। और अमेरिकन अल्फा का जो गिमिक है वो बिल्कुल सेम है इनके जैसे, या कहो इन्हीं का ही बिल्कुल कॉपी कर रखा है। और एक फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, अमेरिकन अल्फा टीम है उसमें जेसन जॉर्डन थे, उनको ऑन स्क्रीन में कर्ट एंगल का बेटा बताते थे स्टोरी लाइन के अंदर। और आप लोगों को ना पता तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टैग टीम थी वो कर्ट एंगल के लिए काम करती थी। और एक और फैक्ट, जब जेसन जॉर्डन को इंजरी हो गई थी, जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, तो चैड गेबल को एक पार्टनर की जरूरत थी और उनके पार्टनर शेल्टन बेंजामिन बने थे। और शेल्टन बेंजामिन जो कि खुद वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टैग टीम के थे, तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग से लगी इसलिए आप लोगों को बता दी। बट स्टिल अमेरिकन अल्फा अपने इस गिमिक से बहुत फेमस थी। और अब जो नंबर 8 पे आएगा उसको तो आप लोग आराम से देख कर कह सकते हो कि ये तो अपने पुराने वाले गिमिक का रिपोर्ट था। तो WWE में लैनी पोफो नाम के रेसलर होया करते थे जो कि माचो मैन रैंडी सेवेज के भाई थे। और WWE के अंदर वो एक जीनियस का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते थे जो कि एक एरोगेंट इंटेलेक्चुअल था, यानी कि वो अपनी इंटेलिजेंस से औरों की बेइज्जती करते थे और वो ऑडियंस की इंसल्ट बहुत ज्यादा करते थे। और WWE ने साल 2012 में इसी कैरेक्टर को रिसाइकल करते हुए डेमियन सेंडो के ऊपर चिपका दिया था। और आप लोग इनमें कंपैरिजन देख भी सकते हो कि ये तो दिखते भी एक जैसे थे। और ये कैरेक्टर वैसे बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा और डेमियन सेंडो भी इससे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, क्राउड को वो बहुत ज्यादा पसंद आते थे। तो क्राउड में अगर वो पॉपुलर हो गए हैं तो इसका मतलब वो कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया। बट ठीक है, जो भी WWE ने ट्राई करा वो सक्सेसफुल तो रहा। और अब जो नंबर 7 पे गिमिक आएगा उसको तो WWE ने कम से कम 2 बार कॉपी करा है। तो WWE में 80s और 90s के टाइम पे टेड डिबियासी बहुत पॉपुलर थे अपने $1 मिलियन मैन कैरेक्टर के लिए, जो कि एक इवल रिच मैन था और वो लोगों से कुछ भी करा सकता था पैसों के बदले। और फिर WWE ने यही सेम चीज अपनाई ब्रैड शो के साथ, जिन्हें JBL के नाम से जाना जाता है। जब JBL ने अपने सिंगल्स करियर की शुरुआत करी थी तो WWE ने JBL को एक इवल रिच टेक्सास मैन का गिमिक दिया था और इस गिमिक से JBL ने बहुत सक्सेस पाई और वो WWE चैंपियन भी बनते हैं इसके साथ। और फिर इसी सेम सक्सेस को WWE ने कॉपी करके रिसाइकल करके एल्बर्टो डेल रियो के ऊपर भी चिपकाया था। इसी गिमिक को WWE ने एल्बर्टो डेल रियो को भी दिया था। और आप लोग कंपैरिजन भी देख सकते हैं, जिस तरह JBL लिमोजीन में आते थे उस तरह एल्बर्टो डेल रियो भी आते थे। और यहाँ तक तो इनके कॉस्ट्यूम भी देखिए बिल्कुल एक जैसे बन के आते थे। तो WWE ने इन तीनों कैरेक्टर को एक जैसा बनाया
बनाया और कह सकते हो कि 2 कैरेक्टर्स को तो बिल्कुल ही कॉपी कर दिया था, बट स्टिल ये तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। हाँ, इन तीनों में एक डिफरेंस और था कि मिलियन डॉलर मैन जिस टाइम पे WWE में थे, गोल्डन एरा के टाइम पे, उस टाइम पर जो उनका कैरेक्टर था वो फैमिली फ्रेंडली ज्यादा था, और वहीं जेबेल का जो कैरेक्टर था वो रूथलेस अग्रेशन के टाइम पे था, और वो कैरेक्टर भाई एडल्ट ऑडियंस के लिए ज्यादा था। वो कैरेक्टर कुछ ऐसी चीजें भी करता था जो कि मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। और दूसरी तरफ एल्बर्टो डेल रियो का भी कैरेक्टर ऐसा फैमिली फ्रेंडली था क्योंकि वो पीजी एरा के टाइम पर ही था। और इसी के साथ नंबर 6 पे आते हैं रायबैक। तो रायबैक जब WWE के अंदर काम करते थे तो लोग उन्हें बिल्कुल गोल्डबर्ग के सिमिलर मानते थे, और वैसे यार माने भी क्यों नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज ही इतनी थी। एक तो इन दोनों की फिजिक इतनी तगड़ी थी, एक जैसे दिखते थे, दूसरा ये दोनों के दोनों लंबे टेक्निकल मैचेस भी नहीं दे सकते हैं, इनको रेसलिंग भी नहीं आती, और साथ ही साथ रिंग के अंदर इतने स्टिफ रहते हैं कि अपने अपोनेंट को इंजर्ड कर देते हैं। और फैंस तो एक टाइम पर जब रायबैक रिंग के अंदर होते थे तो गोल्डबर्ग की चैंट करने लग जाता था, बट स्टिल गोल्डबर्ग का भाई अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर वाला जो गिमिक था वो मंडे नाइट वॉर्स में बहुत ज्यादा फेमस था, बट रायबैक उनके जैसी सेम सक्सेस कंटिन्यू नहीं कर पाए, और अब तो शायद मेरे ख्याल से कोई रायबैक को जानता भी नहीं होगा इतना। और बात है भी यार, क्योंकि गोल्डबर्ग जिस टाइम पर थे उस टाइम पर जो गोल्डबर्ग का कैरेक्टर WCW में दिखाया जा रहा था वो लोगों को बहुत पसंद आता था, बट यार स्टिल गोल्डबर्ग इज अ लेजेंड। गोल्डबर्ग को सभी लोग जानते हैं, गोल्डबर्ग बहुत ज्यादा फेमस है अपने टाइम से, बट रायबैक को तो मेरे ख्याल से कोई इतना जानता भी नहीं होगा अब आजकल। अब मैं तो पुराने टाइम से देखता आ रहा हूँ तो मेरे को तो थोड़ा पता भी है कि रायबैक भी थे। अब कोई नया देखता होगा तो उसे पता भी नहीं होगा रायबैक क्या करते हैं। वो वैसे वो करते भी क्या, आजकल रेसलिंग भी नहीं करते, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खाने की वीडियो, फूड चैलेंजेस की वीडियो डालते हैं और कुछ नहीं करते हैं। रायबैक के करियर में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आई है वैसे तो। और इसी के साथ नंबर 5 पे आते हैं अपने विंस मैकमैन, जिन्हें हम मिस्टर मैकमैन के नाम से भी जानते हैं, और ये अपने इवल बॉस वाले कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बट विंस से पहले इस चीज के लिए फेमस थे एरिक बिशॉफ, जो कि WCW के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और बाद में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इन्होंने 1996 में NWO को ज्वाइन करके अपना हील टर्न कर लिया था, और ये रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला इंसिडेंट था जब किसी मेजर अथॉरिटी फिगर ने अपना हील टर्न करा और अपना एक इवल बॉस वाला कैरेक्टर अपनाया। बट स्टिल विंस ने अपने इस कैरेक्टर को इतना बढ़िया बनाया कि उन्हें अपनी जनरेशन का बेस्ट हील कहा जाता है, और शायद अगर अब भी उन्हें रिंग के अंदर लेके आया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फैंस उन्हें अब भी बू ना करें। बट स्टिल बेशक से विंस एरिक बिशॉफ से ज्यादा फेमस होंगे, बट एरिक बिशॉफ वो सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा था। और जो एरिक बिशॉफ के बारे में नहीं जानते तो मैं कहूंगा उन्हें जाकर WCW में उनके NWO के साथ मोमेंट्स देखना। आप लोग देखकर कहेंगे जो चीज विंस मैकमैन WWF में करते थे वही सेम चीजें एरिक बिशॉफ WCW के अंदर करा करते, और एरिक बिशॉफ भी यार कम नहीं थे, उनके आप जाकर देखना उनके भी कोई कम कारनामे नहीं करते थे। और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि बेशक से विंस का कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही बढ़िया था, बट उन्होंने कॉपी तो एरिक बिशॉफ से करा था, और एरिक बिशॉफ ही सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा था। और इसी के साथ नंबर 4 पे एक ऐसा नाम आता है जिसको सुनकर के आप लोगों को भी हैरानी हो जाएगी, क्योंकि नंबर 4 पे आते हैं अपने जॉन सीना। जॉन सीना जो कि WWE कंपनी के 20 साल तक फेस रहे हैं, और शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि जॉन सीना को नहीं जानता होगा, और मेरे को तो यार लगता नहीं है कि जॉन सीना को कौन नहीं जानता होगा यार। अगर कोई WWE देख रहा है और वो जॉन सीना को नहीं जानता तो यार उसका WWE देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर वो जॉन सीना को नहीं जानता है। तो सीना को वैसे सभी उनके हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट वाले कैरेक्टर के लिए ज्यादा जानते हैं, बट अपने करियर के अर्ली डेज में वो अपने डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स वाले गिमिक के लिए ज्यादा फेमस थे, जो कि एक हील रैप बेस्ड कैरेक्टर था। पर जॉन सीना से पहले पॉल न्यूज जो कि WCW में वर्क करते थे 1991 से 1992 तक, और उनका गिमिक था PN न्यूज का, जो कि एक रैपिंग बेस्ड गिमिक था। और PN न्यूज रिंग के अंदर कलरफुल अटायर पहनकर आते थे, और उनका जो रैपिंग बेस्ड गिमिक था ना वो फैमिली फ्रेंडली था। और वहीं दूसरी तरफ अपने जॉन सीना जो कि उनके ही बिल्कुल अलग थे, क्योंकि जॉन सीना का एक ठगिश रैपर पोर्ट्रे करते थे वो, या बेसिकली ऐसे कह सकते हो एक ठग स्टाइल रैप बेस्ड पोर्ट्रे करते थे वो, जो कि एडल्ट ऑडियंस से ज्यादा जुड़ा था और एडल्ट ऑडियंस से ही ज्यादा फेमिलियर था। और यार जॉन सीना अपने इस रैपिंग वाले गिमिक से बहुत ज्यादा फेमस थे, बट उनकी जो ऑडियंस थी वो किड्स ऑडियंस थी, यानी बच्चे उन्हें ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए जॉन सीना ने अपने उस गिमिक को ड्रॉप कर दिया था। और यार बात है भी तो आप लोग जॉन सीना के रैप को सुनना जो वो गाते थे वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए जॉन सीना ने अपने उस गिमिक को ड्रॉप कर दिया और उन्होंने अपने हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट वाले कैरेक्टर को अपनाया, जिसे सालों साल तक याद रखा जाता है, आज तक याद रखा जाता है, और आज तक हम भी देख ही रहे हैं उस कैरेक्टर को। और बेशक से यार PN न्यूज ने WCW में इस कैरेक्टर को इन्वेंट करा था, और वो जॉन सीना से पहले इस कैरेक्टर को लेकर आए थे, इस बात का क्रेडिट मिलता है, बट जॉन सीना ने इस चीज को बहुत ज्यादा पॉपुलर करा, और अब तक जॉन सीना को इस चीज के लिए ज्यादा जाना जाता है। और इसी के साथ नंबर 3 पे आते हैं हल्क होगन, कंपनी का सबसे पहला फेस और गोल्डन एरा का सबसे पॉपुलर रेसलर। हल्क होगन अपने अर्ली WWE करियर में एक अमेरिकन हीरो का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते थे, जो कि अपने कलरफुल और फ्लैशी कपड़ों के लिए ज्यादा जाना जाता था, और उनकी बिग मसल्स के लिए भी बहुत फेमस था। पर हल्क होगन
से पहले WWE के सबसे पॉपुलर रेसलर थे सुपरस्टार बिली ग्राहम, जो कि खुद अपनी बिग मस्कुलर बॉडी और कलरफुल कपड़े और साथ ही साथ एक हीरो के तौर पर जाने जाते थे। पर लोग शायद से अब उनका नाम तो जानते होंगे, बट ये नहीं जानते होंगे कि इस कैरेक्टर को सबसे पहले उन्होंने पोर्ट्रे करा था। हल्क होगन का भाई खुद का मानना है कि वो सुपरस्टार बिली ग्राहम से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने कैसे इस कैरेक्टर को बिली ग्राहम से अडॉप्ट कराया। और ये बात ना यार कई लोग मानते नहीं होंगे, बट हल्क होगन अपने टाइम के सबसे पॉपुलर रेसलर थे। बेशक से आज लोग कुछ भी बोले कि हल्क होगन ऐसे थे वैसे थे, ओवररेटेड थे, बट हल्क होगन का उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रेज था। बच्चे उन्हें एज अ हीरो मानते थे, जैसा मैंने बताया कि उनका अमेरिकन हीरो वाला जो कैरेक्टर था उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। बेशक से उन्होंने इस कैरेक्टर को बिली ग्राहम से पोर्ट्रे कराया, मतलब बिली ग्राहम से उन्होंने इस कैरेक्टर को अडॉप्ट कराया, बट हल्क होगन ने इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले गए। और हल्क होगन को तो एक इंपॉर्टेंट पीस है रेसलिंग के, तो हल्क होगन को कोई भूल नहीं सकता है। और इसी के साथ नंबर 2 पे आते हैं दी टेक्सास रेटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, WWE इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर फेस, जिसने मंडे नाइट वॉर्स में WWE को इजी विक्ट्री दिलाई WCW के अगेंस्ट में। और अगर आज भी स्टोन कोल्ड भाई रिंग के अंदर आ जाते हैं और उनका थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और वो ग्लास शैटर होता है, तो भाई ऑडियंस अब भी उनके लिए पागल हो जाती है। स्टोन कोल्ड का क्रेज भाई कभी भी पुराना नहीं होगा, जो क्रेज उनका एटीट्यूड एरा के टाइम पे था। और ये मैं विश करता हूँ काश मैं एटीट्यूड एरा के टाइम पे WWE देख रहा होता। मेरा ये सपना है भाई स्टोन कोल्ड को मेरे को लाइव देखना था। अब तो यार यूं ही है, वो कभी बहुत रिसेंट में आते हैं, रेगुलरली तो आते नहीं है जैसे पहले आते थे। तो स्टोन कोल्ड अपने एंटी हीरो हार्डकोर बियर ड्रिंकिंग कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पर स्टोन कोल्ड ने अपने इस कैरेक्टर की इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों से लिया। उनमें से एक जिससे स्टोन कोल्ड ने ज्यादा इन्फ्लुएंस लिया है वो है ECW के सैंडमैन। सैंडमैन ECW के सबसे पॉपुलर रेसलर हैं और उन्हें उनके क्राउड के साथ इंटरेक्शन और उनके हार्डकोर बियर ड्रिंकिंग कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। और ये कैरेक्टर उन्होंने स्टोन कोल्ड से भी पहले ECW के अंदर पोर्ट्रे करा है। पर इन दोनों में यार एक ही फर्क रह गया कि स्टोन कोल्ड लार्जर ऑडियंस के सामने वर्क करते थे और स्टोन कोल्ड ने इस कैरेक्टर को इतना पॉपुलर कर दिया जिसकी वजह से वो WWE के बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ड्रॉ बन गए। यार इसको एक तरह से यूं भी समझ लो कि स्टोन कोल्ड और सैंडमैन थे, सैंडमैन लेवल 2 पे थे और स्टोन कोल्ड ने क्या करा, आपने उस लेवल को इतना बढ़ा दिया कि वो भाई आसमान ही छू गए। और अगर आप लोग भाई ECW के सैंडमैन के बारे में नहीं जानते तो जाकर सर्च जरूर करना, आप लोगों को पता चलेगा कि वो कितने पॉपुलर थे ECW के अंदर। उनको ज्यादा से ज्यादा कर अपने क्राउड इंटरेक्शन के लिए ज्यादा जाना जाता था और उनके थीम सॉन्ग जो कि मेटालिका की तरफ से दिया गया था, एंटर सैंडमैन, इसके लिए बहुत ज्यादा उन्हें जाना जाता है। और भाई उनके जो क्राउड के साथ इंटरेक्शन है वो तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, आप लोग खुद देखना, आप लोग खुद ही देखना उसे। पर स्टिल यार स्टोन कोल्ड ने अपने इस कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल पर लेकर गए और स्टोन कोल्ड WWE की हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट सुपरस्टार बन गए। और इस बात से कोई डिनाई भी नहीं करेगा क्योंकि स्टोन कोल्ड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इसी के साथ नंबर 1 पे आते हैं ब्रे वाइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेस्ट इन पीस टू ब्रे वाइट। ब्रे वाइट के WWE के अंदर बहुत सारे बेहतरीन गिमिक्स रहे हैं। तो अपने अर्ली डेज में ब्रे वाइट एक वर्स्ट गिमिक पोर्ट्रे करते थे जिसका नाम था हस्की हैरिस। आप लोगों को भी याद होगा वो कैसा दिखता था। बट 2012 में WWE ने उनको रीपैकेज करके एक न्यू गिमिक दिया जो कि कल्ट लीडर की तरह था और इसके साथ उन्होंने अपनी व्हाइट फैमिली भी बनाई। पर अभी से 32 साल पहले डैन स्पाइवी नाम के एक रेसलर थे जो कि WWE के अंडर रेसल करते थे। उन्होंने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा था जिसका नाम था वेलोन मर्सी, जो कि इंस्पायर्ड था मैक्स कैडी के कैरेक्टर से जिसको रॉबर्ट डिनेरो ने केप फियर मूवी के अंदर पोर्ट्रे करा था। पर इस कैरेक्टर के अंदर डैन स्पाइवी ने बहुत कम रेसल करा था और वो 1995 में रिटायर भी हो गए थे। वेलोन मर्सी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे इस चीज से क्योंकि वो भी ब्रे वाइट की तरह से क्रीपी प्रोमोस कट करते थे और जैसे ब्रे वाइट वो रंग बिरंगी सी शर्ट पहन के आते ना वैसे ही वो पहन के आते थे और वो उसमें प्रोमो कट करते थे। बट उनका करियर इतना लंबा नहीं रहा, वो कुछ टाइम बाद रिटायर ही हो गए थे। पर ब्रे वाइट ने डैन स्पाइवी से परमिशन भी ली थी उनके वेलोन मर्सी कैरेक्टर से कुछ इंस्पिरेशन लेने के लिए। और आप लोगों को ना पता हो तो ब्रे वाइट के फायरफ्लाई फन हाउस में एक मर्सी द बजर्ड नाम का पपेट है जिसको ब्रे वाइट ने वेलोन मर्सी के नाम के ऊपर रखा है। पर यार देखो कुछ भी को ब्रे वाइट ने अपने इस गिमिक को ऐसे पोर्ट्रे करा कि कोई इसे देखकर कह भी नहीं सकता कि ब्रे वाइट ने इसे एक्चुअली में किसी और से इंस्पायर्ड होकर इस गिमिक को अपनाया है। क्योंकि ब्रे वाइट अपने गिमिक को यार सच में ये बात तो है कि ब्रे वाइट एक जीनियस थे प्रो रेसलिंग के अंदर, क्योंकि ब्रे वाइट को पता था कि कब टाइम पर अपने कैरेक्टर को चेंज करना चाहिए, कब उन्हें एक नई गिमिक की जरूरत है। और जब ही तो हमें ब्रे वाइट के इतने बढ़िया गिमिक देखने को मिले। और ये ब्रे वाइट का जो ये कल्ट लीडर वाला था जिसको मैं कह रहा हूँ जो वेलोन मर्सी से इंस्पायर्ड था, ये तो सभी को याद है यार, ये बहुत बढ़िया गिमिक था इनका। इसके बाद हमने ब्रे वाइट का फील्ड वाला गिमिक भी देखा और ऐसे ही हमने ब्रे वाइट के बहुत सारे गिमिक देखे। और यार ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है कि ब्रे वाइट अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। अगेन यार दोबारा से रेस्ट इन पीस टू ब्रे वाइट। और इसी के साथ भाई अपनी आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी भाई नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगेन यार मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो और आप लोगों को इस चैनल पे रेसलिंग कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, और पहले तो भाई मैं आप लोगों से
प्रॉमिस कर देता हूँ इस चैनल पे आप लोगों को फ्यूचर में भी बहुत बेहतरीन रेसलिंग कंटेंट देखने को मिलेगा। तो भाई अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, कहीं और नहीं है, जरूर दबा देना सब्सक्राइब के बटन को। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करना। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक और चीज भी कहना चाहूंगा, मैंने अपने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोल डाला था जिसमें मैंने ये पूछा था कि आप लोगों को कौन सी नेक्स्ट रेसलिंग फैक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आप में से कई सारे लोगों ने डी जनरेशन एक्स के ऊपर वोट करा है। अभी तो वैसे थोड़े बहुत लोगों ने करा है, और भी जाकर करो, क्या पता डिसीजन चेंज भी हो जाए। बट मैं डी जनरेशन एक्स के ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। बस भाई चैनल के ऊपर बने रहना ताकि आप लोग उस वीडियो को जरूर देख पाएं, और यार कमेंट भी करते रहा करो। इसी के साथ भाई मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।